हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी आज के आज़ादी के माहौल में खुलकर अपने विचार रखती है, सरकार की आलोचना भी करती है। लेकिन सोचिए, अगर नौजवानों को फेसबुक की हर पोस्ट पहले सरकार को भेजनी पड़े और सरकार जो चाहे वही फेसबुक पर दिखे तो क्या होगा? अगर ट्विटर, व्हाट्सएप के मैसेज पर लग जाए सेंसर, टीवी पर वही दिखे, अखबार में वही छपे जो सरकार चाहे, यानी लग जाए बोलने, लिखने, सुनने की आज़ादी पर सेंसर, तो क्या होगा? आज की पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन जिन लोगों ने 43 साल पहले आपातकाल का दौर देखा है, वो जानते हैं कि तब क्या हुआ था। 43 साल पहले जब इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया था तो जुल्म का ऐसा ही दौर चला था। सवाल ये है कि 43 साल पहले देश में क्या हुआ कि आपातकाल की जरूरत पड़ गई। वो आपातकाल जो आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। आपातकाल का वो दौर इतना भयानक था कि कांग्रेस भी अब उसे भूल नहीं पा रही। लेकिन उस वक्त की बगावत जैसे हालात की दुहाई भी देती है। तो क्या देश में सचमुच बगावत के हालात बन गए थे? सच ये है कि सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई दर 20 गुना बढ़ गई थी। गुजरात और बिहार में शुरू हुए 9 छात्र आंदोलन से उद्वेलित जनता सड़कों पर उतर आई थी। उनका नेतृत्व कर रहा था 70 साल का एक बुढ़ा, जिसने इंदिरा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। रामलीला मैदान में रैली से पहले इंदिरा सरकार, जिस रात को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, उस रात से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में एक विशाल रैली हुई। वो तारीख थी 25 जून 1975। इस रैली में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ललकारा था और उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इस रैली में कांग्रेस और इंदिरा विरोधी मोर्चे की मुकम्मल तस्वीर सामने आई, क्योंकि इस रैली में विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेता थे। यहीं पर राष्ट्रकवि दिनकर की मशहूर लाइनें "सिंहासन खाली करो कि जनता आती है" की गूंज नारा बन गई थी। आधी रात को हुई आपातकाल की घोषणा। 25 और 26 जून की दरमियानी रात आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज में संदेश सुना, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन सच इंदिरा की घोषणा से ठीक उल्टा था। देश भर में हो रही गिरफ्तारियों के साथ आतंक का दौर पिछली रात से ही शुरू हो गया था। रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर देश में न पहुंचे, इसलिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई। रात को ही इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। नामों पर बार बार इंदिरा गांधी से सलाह मशवरा किया जा रहा था। 26 जून की सुबह जब इंदिरा सोने गई, तब तक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई समेत तमाम बड़े नेता गिरफ्तार किए जा चुके थे। मगर ये तो अभी शुरुआत ही थी, क्योंकि जुल्म का दौर अब शुरू ही होने वाला था, जिसने अगले 19 महीने तक देश को दहलाए रखा। आपातकाल मतलब सरकार को असीमित अधिकार। आपातकाल वो दौर था जब सत्ता ने आम आदमी की आवाज़ को कुचलने की सबसे निरंकुश कोशिश की। इसका आधार वो प्रावधान था जो धारा 352 के तहत सरकार को असीमित अधिकार देती है। आपातकाल का मतलब था इंदिरा जब तक चाहे सत्ता में रह सकती थी। लोकसभा, विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी। मीडिया और अखबार आज़ाद नहीं थे। सरकार कोई भी कानून पास करा सकती थी। सारे विपक्षी नेताओं को जेल। मीसा DIR का कहर। सरकार का विरोध करने पर दमनकारी कानून मीसा और DIR के तहत देश में 1,11,000 लोग जेल में ठूंस दिए गए। खुद JP की किडनी कैद के दौरान खराब हो गई। कर्नाटक की मशहूर अभिनेत्री डॉक्टर स्नेहलता रेड्डी जेल से बीमार होकर निकली, बाद में उनकी मौत हो गई। उस काले दौर में जेल यातनाओं की दहला देने वाली कहानियां भरी पड़ी हैं। देश के कितने भी बड़े नेता थे, सभी के सभी सलाखों के पीछे डाल दिए गए। एक तरह से जेलें राजनीतिक पाठशाला बन गईं। बड़े नेताओं के साथ जेल में युवा नेताओं को बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला। लालू, नीतीश और सुशील मोदी जैसे बिहार के नेताओं ने इसी पाठशाला में अपनी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पढ़ाई की। एक तरफ नेताओं की नई पौध राजनीति सीख रही थी, दूसरी तरफ देश को इंदिरा के बेटे संजय गांधी अपने दोस्त बंसीलाल, विद्याचरण शुक्ल और ओम मेहता की तिगड़ी के जरिए चला रहे थे। संजय गांधी ने VC शुक्ला को नया सूचना प्रसारण मंत्री बनाया, जिन्होंने मीडिया पर सरकार की इजाजत के बिना कुछ भी लिखने बोलने पर पाबंदी लगा दी।
जिसने भी इनकार किया उसके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए गए। मीडिया ही नहीं, न्यायपालिका भी डर गई थी। दरअसल जबलपुर के एडीएम ने अपने आदेश में कहा था कि आपातकाल में संविधान के आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी। यहाँ तक कहा गया कि किसी निर्दोष को गोली भी मार दी जाए तो भी अपील नहीं हो सकती, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार भी खत्म हो चुके हैं। लिहाजा जुल्म की इंतहा हो गई। संजय गांधी का 5 सूत्रीय कार्यक्रम। एक तरफ जुल्म हो रहा था तो दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूत्रीय एजेंडे का काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें शामिल था वयस्क शिक्षा, दहेज प्रथा का खात्मा, पेड़ लगाना, परिवार नियोजन, जाति तथा उन्मूलन। कहते हैं सुंदरीकरण के नाम पर संजय गांधी ने एक ही दिन में दिल्ली के तुर्कमान गेट की झुग्गियों को साफ करवा डाला। लेकिन 5 सूत्रीय कार्यक्रम में ज्यादा जोर परिवार नियोजन पर था। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी कहते हैं कि उस समय यूथ कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम भी किया था, लेकिन नसबंदी प्रोग्राम ने खेल खराब कर दिया, क्योंकि नसबंदी यूथ कांग्रेस और अधिकारियों ने जबरदस्ती शुरू की और जनता में आक्रोश फैल गया। कहते हैं 19 महीने के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस बल गांव के गांव घेर लेते थे और पुरुषों को पकड़कर उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। देश को शौक देना था इंदिरा का मकसद। आपातकाल क्यों लगा? क्या इसलिए कि जेपी ने सेना पुलिस तक से सरकार का आदेश न मानने को कहा था? क्या इसलिए कि बगावत का अंदेशा था? शायद नहीं, क्योंकि इमरजेंसी के बहुत बाद एक इंटरव्यू में इंदिरा ने कहा था कि उन्हें लगता था कि भारत को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इस शॉक ट्रीटमेंट की योजना 25 जून की रैली से 6 महीने पहले ही बन चुकी थी। 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा को एक चिट्ठी में आपातकाल की पूरी योजना भेजी थी। चिट्ठी के मुताबिक ये योजना तत्कालीन कानून मंत्री HR गोखले, कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ और बॉम्बे कांग्रेस के अध्यक्ष रजनी पटेल के साथ उनकी बैठक में बनी थी। इंदिरा जिस शॉक ट्रीटमेंट से विरोध शांत कराना चाहती थी, उसी ने 19 महीने में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। संजय गांधी और उनकी तिकड़ी से लेकर सुरक्षा बल और नौकरशाही सभी निरंकुश हो चुके थे। सुशील मोदी कहते हैं कि एक मरघट की शांति पूरे देश में स्थापित हो गई। स्वयं मुझे 9 महीने जेल में रहना पड़ा। हम लोगों ने जवानी का बड़ा हिस्सा जेल के अंदर बिता दिया। सुरेंद्र किशोर बताते हैं कि अफसर तानाशाह हो गए थे। पुलिस कुछ भी कर सकती थी। राजनीतिक गतिविधियां बिल्कुल बंद थीं। कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं, जनता की परेशानियों के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ तानाशाही चल रही थी। तो आपको हमारी यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी भरी वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस छोटे से चैनल फिर विश्वगुरु भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी भरी एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एक कदम अखंड भारत की ओर।